नमस्कार, द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें ताकि बिना किसी एजेंडे के आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों की एनालिसिस देख सकें, उनका असल मतलब क्या है वो आप देख सकें मेरे साथ। तो चलिए आज बात करते हैं हम तेल की। कैसे तेल के जरिए भारत पर दो तरफा मार पड़ रही है। दो तरफा मार क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं, लग रहा है कि भारत तेल के मामले पर एक बेहद मुश्किल पिच पर पहुंच रहा है। कैसे, वो बताती हूं। ये पूरा जो मामला है वो तेल का खेल है, तेल पर युद्ध है, तेल का युद्ध है, और ये दो तरफ से भारत को और कई और देशों को भी चपेट में ले रहा है। ताज़ा खबर जो आई है वो रूस को लेकर आई है। अब जब ईरान अमेरिका युद्ध जब चल रहा है तो आमतौर पर हम रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूरोप का, अमेरिका का ध्यान यूक्रेन के युद्ध पर भी है। और ये जो युद्ध है ना, वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा नासूर सा साबित हुआ है। आपने सुना होगा, कई बार उन्होंने कहा कि उनको लगा था कि रूस यूक्रेन युद्ध तो बस वो 24 घंटों में निपटा देंगे। ऐसा हुआ नहीं। दूसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा लंबा चल गया है ये युद्ध। तो अब क्या हो रहा है? एक पुराना प्रस्ताव था सैंक्शंस को लेकर रूस के तेल पर, अब उसको एक नए प्रारूप में एक बार फिर से सामने लाया गया है। ये है पुराने वाले प्रतिबंध को नया रूप देकर अमेरिका अब रूस से जो तेल खरीदेंगे देश, उन पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। पहले जिस सेनेटर की अभी हाल में मौत हुई है, लिंडसे ग्राहम की, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि जो देश रूस से काफ़ी तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% 500% टैरिफ लगाया जाए। अब उसी को नए रूप में जो वहाँ पर जो सांसद हैं वो सामने लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाया जाए उन देशों पर जो रूस से काफ़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। ये जो बिल है ये है रशिया सैंक्शंस बिल, और ये चिंताजनक है क्योंकि इसमें कोई एक पार्टी ऐसा नहीं है कि इस बिल को आगे बढ़ा रही है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन्स, वो भी इसे आगे बढ़ा रही है। डेमोक्रेट्स जो हैं, जो हर मुद्दे पर ट्रंप से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, उसके भी इसमें सांसद हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक बाईपार्टीसन समर्थन जो है इस बिल को मिल रहा है। कब तक पास होगा, क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात ज़रूर है। चिंता की बात क्यों है? क्योंकि इस वक्त रूस से कोई अगर सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है तो वो है भारत और चीन। आंकड़ों का अगर अंदाज़ा लगाएं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में रूस से 52% तेल खरीद हुई है। भारत की जो पूरी तेल खरीद है उसमें से 52% रूस के तेल को खरीदा गया है। और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिस तरह की खरीद चल रही है, उससे यही उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में भी ये आंकड़ा जो है इसी प्रकार का रहेगा। तो ये इस तेल पर अगर सैंक्शन लगता है और 100% भी इस पर टैरिफ देना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा होगा। अभी ही तेल की कीमतों से यहाँ पर आम लोगों की कमर टूट रही है, क्योंकि तेल की कीमत जो है वो हर चीज़ पर असर डालती है, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वो होता है तेल की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र में महंगाई आ जाती है। लेकिन ये जो क्लॉज है, ये जो रशिया सैंक्शंस बिल है, उसमें एक क्लॉज और है। ये क्लॉज है कि वो राष्ट्रपति को, और यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप को ये पावर देता है कि जो दोस्ताना देश हैं उन पर अगर वो चाहें तो ये जो प्रावधान है 100% टैरिफ का, वो लागू अगर ना करना चाहे वो तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप दोस्ताना भारत पर या दोस्ताना प्रधानमंत्री पर इतने मेहरबान होंगे कि ये टैरिफ, अगर ये बिल जो पास हो जाता है तो ये टैरिफ भारत पर ना लगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये वक्त ही बताएगा अगर बिल पास होता है उसके बाद क्या होता है। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं इस पूरे मामले के, वो ये कि चीन पर शायद इस तरह की कार्रवाई करने से राष्ट्रपति ट्रंप बचना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब ये काम चीन के साथ उन्होंने किया था तो चीन ने जवाबी कार्रवाई की थी जिससे अमेरिका को काफ़ी तकलीफ हुई थी। तो ये दोबारा वो चीन के साथ करना चाहेंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं इसलिए कहना भी ज़रा मुश्किल है। फिर एक फैक्टर और है, पिछली बार जब ईरान युद्ध के समय रूस के तेल पर अमेरिका ने छूट दी थी, खरीद पर छूट दी थी, तो उसके पीछे मंशा ये थे कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो स्थिर बनी रहें। अब एक बार फिर से जो हालात बने हैं ईरान के साथ उसमें तेल की कीमतें ज़रा अनस्टेबल हो रही हैं। तो क्या इस वक्त में, ऐसे वक्त में वो इस तरह का कदम उठाएंगे कि जो तेल खरीदा जा रहा है जिसके कारण काफ़ी हद तक जो हालात हैं तेल के मार्केट में उनमें एक किस्म की स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, उसको फिर से अपसेट करना चाहें? क्योंकि एक फैक्टर और आपको बता दूं कि तेल भले ही निकला हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भले ही इसके काफ़ी डिपॉजिट्स रखे हों, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन करने की जो कैपेसिटी होती है लगातार वो तो नहीं है। वो क्योंकि बीच बीच में अपसेट होती रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आती रही। तो इस तरह की रिपोर्ट्स खुद अमेरिका से आ रही हैं कि वहाँ पर रिफाइनिंग में फ़िलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस प्रोपोज्ड बिल में, प्रस्तावित बिल में, वो ये कि 15 यूरोपीय देश हैं जो कि गैस खरीद रहे हैं रूस से, उनको इस बिल से छूट दी गई है। कहा गया है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो कम से कम गैस खरीदें और रास्ता निकालें ताकि उनको गैस रशिया से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो रूस के फ्रंट पर ये हालात हैं और आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह से यूक्रेन लगातार रूस में रिफाइनरीज पर, वहाँ पर उनके डिपॉजिट्स पर जिस तरह से हमला कर रहा है उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। खुद रूस के अंदर कई जगहों पर तेल की कमी देखी गई है। तो ये भी अपने आप में चिंता की बात है और इस सब के बीच ये 100% वाला जो टैरिफ है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल, अस्थिर करने का काम करेगा अगर ये बिल जो है वो पास होता है, लागू होता है और इसे लागू होने दिया जाता है। दूसरी तरफ ईरान की बात करते हैं। तो ईरान के तेल पर कुछ वक्त के लिए छूट मिली थी जब 60 दिन का सीज़फायर हुआ था, MOU जो है वो हुआ था, लेकिन अब वो छूट खत्म हो गई है। वैसे भी ईरान का सबसे ज़्यादा कच्चा तेल अगर कोई ख़रीदता है तो वो चीन है और फिर आता है चीन फैक्टर और ट्रंप फैक्टर जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ईरान से युद्ध विराम टूट चुका है, अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा और ईरान जो है वो पड़ोस में जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसेस हैं उसके पड़ोसी देशों में वहाँ पर हमला कर रहा है। लेकिन यही नहीं, और भी जो टैंकर्स हों या जहाँ पर ऑयल रखा जाता है, रिफाइनरीज, इन पर भी हमले हुए हैं तो उनकी भी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, कम हुई है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो उसके ज़रिए भी जो ट्रांसपोर्ट पहले होता था वो भी फ़िलहाल बंद है। तो अब क्या है? अब ये है कि बातचीत जैसे टूटी है तो उसके फौरन पटरी पर आने की उम्मीद बहुत कम है। आशंका ये है कि इसमें वक्त लगेगा, वो भी तब जब ईरान ये कह रहा है कि अगर उसने तेल एक्सपोर्ट नहीं किया तो बाकी भी नहीं करेंगे। तो ईरान से भी भारत को तो कोई इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बहुत ज़्यादा तेल आ पाएगा ऐसी उम्मीद नहीं है। दो तरफ से घिरता हुआ भारत और कई और भी देश, लेकिन क्योंकि भारत पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी असर तो वैसे जापान पर भी पड़ेगा, हंगरी पर भी पड़ेगा, स्लोवाकिया पर भी पड़ेगा, खुद अमेरिका पर पड़ रहा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बता दूं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो कोशिशें ये भी चल रही हैं कि और रास्ते निकाले जाएं जहां से मिडिल ईस्ट के जो ये देश हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएँ। जैसे अगर सऊदी अरब की बात करें तो इसका ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो ईस्टर्न फील्ड से 5 मिलियन बैरल पर डे सीधा ले जा सकता है ईस्टर्न फील्ड्स के ज़रिए लाल सागर तक। दूसरी तरफ UAE है, उसने भी हाबशान फुजायरा पाइपलाइन का इस्तेमाल किया है, जैसे
जो ओवरलैंड है, ज़मीन के ज़रिए वो पोर्ट ऑफ फुजायरा वहाँ पर जो गल्फ़ ऑफ ओमान है वहाँ पर पहुँचाता है, जो कि गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है। लेकिन रेड सी का जहाँ तक सवाल है, लाल सागर का, तो वहाँ पर हूती विद्रोहियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो एक तरह से हालात जो हैं वो कुल मिलाकर काफ़ी मुश्किल हैं, दुनिया भर के लिए मुश्किल हैं। महंगाई बढ़ रही है, लोगों में हताशा बढ़ रही है, लेकिन ये दो तरफा मार जो है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर ये जो सैंक्शंस वाला बिल है, रशिया सैंक्शंस बिल, ये अगर पास होता है और ये लागू किया जाता है भारत पर, तो भारत की स्थिति बेहद खराब हो सकती है। उम्मीद करना चाहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन कमर कसकर तैयार भी रहना चाहिए। नमस्कार।